बहुत कुछ है। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिफेंस शेयर की बात करेंगे। डिफेंस शेयरों में तेजी लौटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल दौरे के साथ डिफेंस शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 कारोबारी दिनों में इंडेक्स में करीब 2% से ज्यादा का उछाल आया है। गुरुवार की बात करें तो एस्ट्रो माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स का शेयर 4% से अधिक चढ़ा। वहीं डेटा पैटर्न में देखा जाए तो करीब 3.7% की तेजी देखने को मिली है। यूनिमैक का एरोस्पेस और मैन्युफैक्चरिंग शेयर और सोलार इंडस्ट्री शेयर भी लगभग 3% की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिखे। भारत डायनामिक्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में करीब 1.5% की मजबूती देखने को मिली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और परास डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजीज भी हरे निशान में नजर आए। हालांकि शुक्रवार को बाजार में आई गिरावट का असर डिफेंस शेयरों में भी देखने को मिला और ज्यादातर शेयर लाल निशान में दिखे। मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो भारत का रक्षा क्षेत्र अब केवल ऑर्डर आधारित नहीं बल्कि भविष्य पर आधारित विकास मॉडल की ओर बढ़ रहा है। सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल, बढ़ते रक्षा बजट और आधुनिकीकरण परियोजनाएं इस क्षेत्र को मजबूत आधार दे रही हैं। भारत इजराइल के बीच इन समझौतों के बाद रक्षा और एडवांस टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ेगा। ड्रोन हो गया, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रोबोटिक्स और ज्वाइंट डेवलपमेंट के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर काम करेंगे। दोनों देश रक्षा प्रौद्योगिकी के साझा विकास और ट्रांसफर पर भी सहमत हुए हैं। इसके अलावा इजराइल भारत में आधुनिक साइबर सिक्योरिटी सेंटर स्थापित करने में सहयोग करेगा। इससे साइबर हमलों की रोकथाम और नेटवर्क मॉनिटरिंग और डिजिटल सुरक्षा ढांचे को मजबूती मिलेगी। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो कि ब्लॉक डील से जुड़ी हुई है। विशाल मेगा मार्ट में ब्लॉक डील। रिटेल सेक्टर की प्रमुख कंपनी विशाल मेगा मार्ट लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कंपनी के करीब 14.2% की इक्विटी शेयरों की ब्लॉक डील के जरिए लगभग 7,915 करोड़ की खरीद फरोख्त हुई, जिसके चलते स्टॉक शुरुआती कारोबार में करीब 7% तक टूट गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पहले इस ब्लॉक डील का आकार 3507.5 करोड़ रुपए बताया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर लगभग 7,500 करोड़ रुपए कर दिया गया। स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार दिसंबर तिमाही के अंत तक समायत सर्विसेज के पास कंपनी में 54.09% की हिस्सेदारी थी। ब्लॉक डील के बाद किसी भी अतिरिक्त हिस्सेदारी बिक्री पर 150 दिनों तक लॉक इन अवधि लागू होगी। आपको बता दें जून 2025 में भी समायत सर्विसेज एलएलपी ने करीब 90 करोड़ शेयर लगभग 10,220 करोड़ में बेचे थे। समायत सर्विसेज प्राइवेट इक्विटी फर्म केदारा कैपिटल और पार्टनर्स ग्रुप के संयुक्त स्वामित्व वाली फर्म है। इसी डील का असर शेयर की कीमतों पर भी दिखा। पिछले 6 महीनों की बात की जाए तो स्टॉक में करीब 21% की गिरावट आ चुकी है। हालांकि ये अब भी अपने 78 रुपए के आईपीओ प्राइस से लगभग 58% ऊपरी स्तर पर नजर आ रहा है। अगली खबर की ओर जुड़ते हैं। आईटी सेक्टर पर एआई का संकट समझने की कोशिश करेंगे। आईटी सेक्टर की बात की जाए तो एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बढ़ती चिंताओं ने भारतीय आईटी सेक्टर को बड़ा झटका दिया है। फरवरी 2026 में निफ्टी आईटी इंडेक्स में करीब 21% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे आईटी कंपनियों की कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब 6 लाख करोड़ घट गया है। ये पिछले कई वर्षों का सबसे खराब मासिक प्रदर्शन माना जा रहा है। बड़ी कंपनियों के शेयरों में तेज बिकवाली देखने को मिली। टीसीएस करीब 16% टूटा, इन्फोसिस में 23% से ज्यादा की गिरावट आई, विप्रो 14% से अधिक फिसला, जबकि टेक महिंद्रा और कोफोर्स में भी 20% से ज्यादा की कमजोरी दर्ज की गई। निवेशकों को डर है कि एआई टूल्स पारंपरिक आउटसोर्सिंग मॉडल्स को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि बाजार के जानकारों की माने तो इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। हाल ही में एंथ्रोपिक ने इन्फोसिस के साथ और ओपन एआई ने टीसीएस के साथ साझेदारी की। इससे संकेत मिलता है कि भविष्य में आईटी और एआई का रिश्ता टकराव नहीं बल्कि सहयोग पर आधारित हो सकता है। एआई जोखिम के साथ नए अवसर भी लेकर आएगा। तो 2 पहलू हैं, दोनों पहलू पर नजर रखना जरूरी है। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। आरबीएल बैंक पर भी क्या अपडेट है उस पर बातचीत करेंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड आरबीएल बैंक में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदेगा। इसके लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड को आरबीआई से हरी झंडी मिल गई है। ये खबर बुधवार को आई, लेकिन इससे पहले ही आरबीएल बैंक का शेयर एक हफ्ते में 13% बढ़ चुका है।
आरबीएल के शेयर अपने निवेशकों को पहले ही एक वर्ष में देखें तो 105% का शानदार मुनाफा दे चुके हैं। 25 फरवरी 2026 को आरबीएल ने एक्सचेंज फाइलिंग करते हुए ये जानकारी साझा की। बैंक का मार्केट कैप देखा जाए 20.38 हजार करोड़ रुपए है। हालांकि इस खरीदारी में समय लगेगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एसबीआई म्यूचुअल फंड को इशू किए गए लेटर से 1 वर्ष तक की छूट दी है। मतलब 25 फरवरी 2026 से फरवरी 2027 तक आरबीआई की शर्तों के मुताबिक अगर देखा जाए एसबीआई म्यूचुअल फंड की कुल हिस्सेदारी बैंक में 9.99% से ज़्यादा नहीं होगी। मौजूदा डेटा के अनुसार 20 फरवरी 2026 तक एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की आरबीएल बैंक में टोटल 1.88% की हिस्सेदारी मौजूद थी। अब वो इसे बढ़ाकर अधिकतम 9.99% तक कर सकता है। इसे आरबीआई के कुछ खास नियमों को ध्यान में रखकर करना होगा। आपको बता दें फाइनेंशियल ईयर 2026 अक्टूबर दिसंबर तिमाही में आरबीएल बैंक का शुद्ध मुनाफा 214 करोड़ रुपए रहा, जिसका सीधा फायदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं जो एनबीसीसी इंडिया से जुड़ी हुई है। सरकारी कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी इंडिया को दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी से लगभग 775.27 करोड़ रुपए के 2 वर्क ऑर्डर प्राप्त हुए हैं। ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट एनबीसीसी के सामान्य बिजनेस के अंतर्गत आते हैं और प्रोजेक्ट्स मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के रूप में पूरे किए जाएंगे। कंपनी ने कहा है कि रीडेवलपमेंट एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल को फॉलो करेगा, जिससे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए बिल्टअप एरिया का एक हिस्सा बेचा जाएगा, जबकि बाकी बिल्टअप एरिया डीडीए स्टाफ के इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स डिटेल्स की बात की जाए तो ओल्ड राजेंद्र नगर प्रोजेक्ट में 117 घर हैं, जिनका अनुमानित बिल्डअप एरिया लगभग 99,635 स्क्वायर मीटर है। जबकि सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया में देखा जाए तो 152 घर है, जिनका अनुमानित बिल्डअप एरिया जो होगा 65,925 स्क्वायर मीटर है। फाइनल बिल्डअप एरिया अप्रूवल एक डिटेल सर्वे और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करने के बाद मिलेगा। आपको बता दें इसी हफ्ते कंपनी को ओडिशा की धरानिधार यूनिवर्सिटी से 7,627 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला था। माफ़ कीजिएगा 76.27 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर मिला था। आपको बता दें दिसंबर में समाप्त तिमाही में कंपनी का मुनाफा 39.3% तेजी के साथ 193 करोड़ रुपए पर रहा, जो 1 साल पहले इस तिमाही में 138.5 करोड़ रुपए पर था। कंपनी की आय 7.6% की तेजी के साथ 3,022 करोड़ रुपए पे रही, जो 1 साल पहले इस तिमाही में 2,809 करोड़ रुपए पे थी। कंपनी का शेयर पिछले 3 महीनों में 25% के करीब गिर चुका है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर आईडीएफसी को लेकर है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ का बड़ा घोटाला सामने आया। मामला चंडीगढ़ की एक ब्रांच का है, जहां बैंक के पूर्व मैनेजर ने हरियाणा सरकार के विभागों के खातों से पैसे निकालकर एक निजी कंपनी में ट्रांसफर कर दिए। खबर आने के बाद बैंक का शेयर 85 रुपये से लगभग देखा जाए तो टूटकर 67 रुपये 86 पैसे पर आ गया। हालांकि इस मामले में सामने आने के बाद हरियाणा सरकार ने बैंक से सरकारी लेन देन पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद बैंक प्रबंधन ने हरियाणा सरकार का सारा पैसा ब्याज सहित लौटा दिया। साथ ही दोषी अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बैंक प्रबंधन ने कहा है कि यह मामला सिर्फ एक शाखा से जुड़ा हुआ था, जिस वजह से इसे बैंक की साख से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। आपको बता दें घोटाले का खुलासा तब हुआ जब हरियाणा सरकार के एक विभाग ने अपना बैंक अकाउंट बंद कर दिया और दूसरी बैंक में पैसा ट्रांसफर करने की मांग की। प्रक्रिया के बाद बैंक अधिकारियों को रिकॉर्ड में दर्ज रकम और असली बैलेंस में फर्क दिखा। इसके बाद दूसरे सरकारी खातों की जांच की गई तो वहां भी गड़बड़ी सामने आई। बैंक ने रेगुलेटरी फाइलिंग में माना कि यह धोखाधड़ी चंडीगढ़ ब्रांच में कुछ कर्मचारियों की तथाकथित अनाधिकृत और फर्जी गतिविधियों का नतीजा रहा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ओवरऑल अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखा जाए तो लंबी अवधि के नज़रिए से बैंक में बहुत स्ट्रेंथ है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखकर चल सकते हैं। आगे बातचीत बढ़ाते हैं, आईआरएफसी पर नज़र डाल लेते हैं। नवरत्न कंपनी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन के शेयर सस्ते भाव में भी नहीं बिके, बड़ी खबर है। जी हाँ, सरकार आईआरएफसी में
अपनी 4% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में थे। इसमें 2% का बेस इशू था और बाकी 2% के लिए ओवर सब्सक्रिप्शन यानी ग्रीन शू ऑप्शन रखा गया था। अगर डिमांड ज़्यादा होती तो सरकार अतिरिक्त 2% का हिस्सा भी बेच देती। बिडिंग के पहले दिन कुछ 26.13 करोड़ शेयर के मुकाबले केवल 95% ही सब्सक्राइब हो पाए। लगभग 1.18 करोड़ के शेयरों की कमी रह गई। निवेशकों की सुस्त प्रतिक्रिया को देखते हुए सरकार ने ओवर सब्सक्रिप्शन वाले अतिरिक्त 2% हिस्से को बाजार में नहीं उतारने का फैसला लिया। दरअसल सरकार ने IRFC के लिए 104 रुपये प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय किया था। मंगलवार को NSE पर IRFC का शेयर लगभग 4.6% लुढ़क कर 104.43 रुपये पर बंद हुआ, यानी शेयर प्राइस लगभग फ्लोर प्राइस के आसपास ही गया। यही वजह रही कि सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो IRFC का हालिया प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है। बीते एक साल में देखा जाए जहां निफ्टी ने करीब 13% की शानदार बढ़त दर्ज की, वहीं IRFC के निवेशकों को लगभग 15% का नुकसान झेलना पड़ा। टेक्निकल चार्ट पर यह भी शेयर अपने 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है। जब कोई शेयर अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे आ जाता है तो मार्केट में उसे मंदी के दौर का संकेत माना जाता है। शेयर लगातार गिर रहा है, यही कारण है कि निवेशकों की मजबूत प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली। अगली खबर एंजल वन से जुड़ी हुई है। गुरुवार को शेयर बाजार में एंजल वन के शेयरों के भाव 90% तक कम हो गए। ये कमी किसी खबर के कारण नहीं बल्कि कंपनी की ओर से किए गए 1:10 स्टॉक स्प्लिट के चलते आई। NSE पर शेयर 251 रुपये पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव अगर देखा जाए यहाँ पर लगभग जो नज़र आया था वहीं पर आसपास दिखाई दिया। एंजल वन ने 15 जनवरी को Q3 के फाइनेंशियल ईयर 2026 के नतीजे घोषित करते समय अपने इतिहास का पहला स्टॉक स्प्लिट घोषित किया था। कंपनी के बोर्ड ने 1:10 के अनुपात में इक्विटी शेयरों को विभाजित करने की मंजूरी दी थी। इसके तहत 10 रुपये फेस वैल्यू के वाले प्रत्येक एक शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में बांट दिया गया। कंपनी ने 26 फरवरी को इस स्टॉक स्प्लिट के लिए रिकॉर्ड डेट तय किया था। शेयर गुरुवार को 246.50 रुपये पर 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। आपको बता दें, शेयर की लिक्विडिटी बढ़ाने और छोटे निवेशकों तक पहुंच बनाने के लिए कंपनी स्टॉक स्प्लिट करती है। शेयर की कीमत कम होने से ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है, रिटेल निवेशकों की भागीदारी बढ़ती है। हालांकि ये स्टॉक स्प्लिट से कंपनी का बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन या निवेशकों की कुल संपत्ति से कोई बदलाव नहीं होता है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मुरुगप्पा ग्रुप की से जुड़ी हुई खबर है, बड़ी खबर है। भारत की 33वीं सबसे अमीर फैमिली मुरुगप्पा फैमिली में बंटवारा हो रहा है। परिवार की नेटवर्थ है 75,440 करोड़ रुपए के आसपास है। दक्षिण भारत में परिवार के मुरुगप्पा ग्रुप का काफ़ी दबदबा है। मुरुगप्पा ग्रुप, जिसमें फर्टिलाइज़र, इंजीनियरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, शुगर और मोबिलिटी सॉल्यूशंस के लगभग 30 कंपनियां शामिल है, एक लंबे समय से चले आ रहे गवर्नेंस चार्ट के तहत काम करता है जो ओनरशिप को मैनेजमेंट से अलग करता है। अब बंटवारे के तहत कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। मुरुगप्पा ग्रुप के वारिस वेलियन सब्बैया ने ग्रुप के कुछ खास कंपनियों में ओनरशिप को फिर से अलाइन करने के लिए दूसरे प्रमोटर ब्रांच के साथ एक सेटलमेंट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने कि इस एग्रीमेंट से उनके लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस में हिस्सा बेचने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही वे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया और CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस में अपनी पोजीशन मजबूत कर पाएंगे। मुरुगप्पा ग्रुप की शुरुआत सन 1900 में म्यांमार में एक मनी लेंडिंग फर्म के तौर पर हुई थी। बंटवारे के तहत चीज़ें फाइनल करने के लिए 2 साल से ज़्यादा के समय की बातचीत चल रही है। इसमें बिजनेस कंटिन्यूटी बनाए रखते हुए 125 साल पुराने ग्रुप की ओनरशिप 3 प्रमोटर ग्रुप में बांटने पर सहमति बनी है। सेटलमेंट के तहत सुबैया चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट में अपना एक्सपोजर छोड़ देंगे और इसके बजाय ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स और CG पावर के साथ अपना अलाइनमेंट बनाए रखेंगे और उससे और मजबूत करेंगे, जिससे एक्सटेंडेड प्रमोटर स्ट्रक्चर के तहत उन कंपनियों से जुड़े स्टेक लेना या बनाए रखना शामिल है।
अगली खबर की ओर जुड़ते हैं जो कि वारी एनर्जीज से जुड़ी हुई है। ब्रोकरेज फर्म नुआमा ने वारी एनर्जीज पर अपनी बाय रेटिंग बरकरार रखी है। ब्रोकरेज ने शेयर में 40% रिटर्न की उम्मीद जताई है। शेयर के लिए 3867 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि अभी कंपनी करंट प्राइस अगर देखा जाए 2750 रुपये है। ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 3867 रुपये का टारगेट दिया। जैसा कि मैंने बताया, ब्रोकरेज का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ से कंपनी के कामकाज या ऑर्डर बुक पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। हाल ही में ट्रंप ने जब सोलार इंपोर्ट पर 126% टैरिफ लगाने की घोषणा की, तब कंपनी के शेयर में 15% की बड़ी गिरावट आई थी। ब्रोकरेज का कहना है कि वारी का अमेरिका में विस्तार, इंटीग्रेटेड रिन्यूएबल एनर्जी स्ट्रैटेजी और सप्लाई चेन को अलग अलग देशों में फैलाने की योजना है, जो जोखिम से बचाने में मदद करेगी। उम्मीद है फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2028 के बीच वारी का एबिटा हर साल लगभग 40% की दर से बढ़ेगा। इन कदमों की वजह से कंपनी अगले 3 से 5 साल में मजबूत ग्रोथ दिखा सकती है। वहीं कंपनी का कहना है कि अमेरिका ने भारत से आने वाले सोलर मॉड्यूल पर 126% की अस्थायी अतिरिक्त ड्यूटी इस आधार पर लगाई गई है कि सोलार सेल कहाँ बनाए गए हैं, ना कि मॉड्यूल कहाँ बनाए गए हैं। इसलिए इस टैरिफ का असर नहीं होगा। कंपनी अपने सोलर सेल ऐसे देशों से खरीदती है जहां लगभग 10% ड्यूटी लगती है। इस वजह से उसे 126% ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी और उसके काम या ऑर्डर पर कोई खास असर नहीं दिखेगा। कंपनी ने ओमान में एक पॉलीसिलिकॉन बनाने वाली कंपनी में निवेश किया है, ताकि वो सिर्फ मॉड्यूल और सेल बनाने तक सीमित ना रह सके। अगली खबर ओला इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई है। ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक महीने में करीब 20% और पिछले एक साल में लगभग 56% की गिरावट के बाद अब ग्लोबल ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स की नई रिपोर्ट ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है। ब्रोकरेज ने कंपनी की रेटिंग बाय से घटाकर न्यूट्रल कर दी है। सबसे बड़ा झटका टारगेट प्राइस में दिया गया, जिसे 52 रुपये से घटाकर 26 रुपये कर दिया गया है, यानी पहले के मुकाबले लगभग 50% की कटौती। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की आने वाले वर्षों की ग्रोथ पहले के अनुमान जितनी मजबूत नहीं दिख रही। इसी वजह से फाइनेंशियल ईयर 2026 से 2028 के बीच रेवेन्यू के अनुमान कम कर दिए गए हैं। ब्रोकरेज का मानना है कि मांग में अनसर्टेनिटी और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से कंपनी की बिक्री पर असर पड़ सकता है। पहले उम्मीद थी कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक कंपनी का मार्केट शेयर लो टीन्स तक पहुंच सकता है, लेकिन अब अनुमान है कि कंपनी मिड सिंगल डिजिट के आसपास ही रह सकती है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीकल बाजार में मुकाबला तेज हो चुका है और ओला इलेक्ट्रिक तेजी से विस्तार करना आसान नहीं होगा। रिपोर्ट में एबिटा घाटे और ऊंचे कैपेक्स को लेकर भी चिंता जताई गई है। ब्रोकरेज का कहना है कि कंपनी का कैश बर्न जारी रह सकता है। ऐसे में अगले 12 से 18 महीनों में कंपनी को नए फंड जुटाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा शेयरधारकों की हिस्सेदारी घट सकती है, जिसे बाजार आमतौर पर निगेटिव वे में लेता है, यानी निगेटिव इंडिकेटर मानता है। कंपनी की अगर देखा जाए लागत पर नियंत्रण, मुनाफे की दिशा में स्पष्ट रोड मैप और बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के ठोस कदम उठाने होंगे। जब तक ग्रोथ और कैश फ्लो में स्थिरता नहीं दिखती, तब तक शेयर पर दबाव बना रह सकता है। रिपोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहने की जरूरत है। बातचीत आगे बढ़ाते हैं। अगली खबर इटर्नल से जुड़ी हुई है। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स कंपनी इटर्नल लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार को बड़ी खरीदारी देखी गई। बीएससी पर कंपनी के करीब 9.73 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 2386 करोड़ रुपए रही, जो कि कंपनी की कुल इक्विटी में 1% के आसपास का हिस्सा है। इस बड़े ट्रांजैक्शन की कुल वैल्यू करीब 2386 करोड़ रुपए रही, जैसा मैंने बताया, जो हाल के समय की प्रमुख डील्स में से एक मानी जा रही है। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो इतनी बड़ी मात्रा में शेयरों की खरीद फरोख्त आमतौर पर बड़े संस्थागत निवेशकों या प्रमोटर हिस्सेदारी में बदलाव का संकेत देती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एलेरा सिक्योरिटीज़ ने भी इटर्नल शेयरों पर खरीदारी की रेटिंग दी है। ब्रोकरेज ने कंपनी के लिए 415 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है, जबकि स्विगी के लिए 425 रुपये का लक्ष्य दिया गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि क्विक कॉमर्स सेगमेंट में कंपनी की पकड़ मजबूत है, वो इस स्पेस में लीडर की तरह आगे चल रही है। घरेलू क्विक कॉमर्स कंपनियां कुछ समय पहले तक
जमकर डिस्काउंट दे रही थी, लेकिन अब वो दौर धीरे धीरे खत्म होता दिख रहा है और अब साफ तौर पर मुनाफे पर फोकस कर रही हैं। शेयर प्रदर्शन की बात कर लेते हैं। टर्नल यानी जोमेटो के शेयर में पिछले एक हफ्ते में इसमें 8% की गिरावट दर्ज की गई है और 3 महीनों में करीब 15% नीचे आया है। हालांकि इस साल में शेयर ने 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, जबकि 3 साल में ये करीब 362% चढ़ चुका है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उद्योगपति अनिल अंबानी ईडी के सामने कथित बैंक फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को पेश हुए, जिसमें उनके समूह की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के आरोपों की जांच हुई। इसके चलते निवेशकों की चिंताओं की वजह से रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में तेज गिरावट दिखी। इन्हीं खबरों के बीच गुरुवार को रिलायंस पावर के शेयर लगभग 7% तक टूट गए और रिलायंस इंफ्रा के शेयर भी करीब 5% नीचे आए, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ। अगली खबर बंधन बैंक से जुड़ी हुई है। बंधन बैंक का शेयर पिछले दिनों लगातार ऊपर जाते दिखा और हाल फिलहाल में देखे 7 महीने के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया है। पिछले एक हफ्ते में शेयर करीब 7.8% ऊपर चढ़ा और फरवरी महीने में लगभग 21% की बढ़त दर्ज हुई है, जो अप्रैल 2023 के बाद का सबसे बड़ा मासिक उछाल है। हालांकि शुक्रवार को शेयरों में 3% की गिरावट देखने को मिली। ये उछाल मुख्य रूप से इसलिए आया क्योंकि बैंक ने दिसंबर तिमाही यानी क्वार्टर 3 के नतीजों में अच्छा प्रदर्शन दिखाया। खासकर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस और एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, जिससे कई ब्रोकरेज हाउसेज ने भी बैंक के स्टॉक को रेटिंग ऊपर दी है और टारगेट प्राइस बढ़ाया है। हालांकि बैंक का सालाना नेट प्रॉफिट घटा है, लेकिन पिछले तिमाही के मुकाबले प्रॉफिट में तेजी दिख रही है। एनपीए रेशो भी कम हुआ है, इसलिए निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। इससे बैंक के शेयर की मांग और कीमत दोनों में सुधार आया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि बैंक से ही जुड़ी हुई है। कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के शेयर बीते हफ्ते लगातार अच्छी बढ़त देखने को मिली है। गुरुवार को देखा जाए तो शेयर ने 162.89 का 52 वीक का हाई छुआ। इसके बाद कुछ निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग की, जिससे शेयर की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 158 रुपये के आसपास आ गया और ये गिरावट उतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन पिछले 4 दिनों की तेज़ी में थोड़ा ब्रेक लग गया है, ये कहा जा सकता है ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर को देखकर। हाल ही में अगर देखा जाए तो बैंक ने बॉन्ड के जरिए 5,000 करोड़ रुपए तक जुटाने का इरादा जताया था, जिसके बाद शेयरों में तेजी आ गई। पूंजी जुटाने का मकसद अपने कैपिटल बेस को मजबूत करना और भविष्य की ग्रोथ योजनाओं को सपोर्ट करना है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आखिरी खबर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तेजस नेटवर्क्स से जुड़ी हुई है। तेजस नेटवर्क्स का शेयर गुरुवार को करीब 14% तक बढ़कर 365 रुपये 30 पैसे पर पहुंचा। कंपनी ने NEC कॉरपोरेशन के साथ एक बड़ा करार किया। इस समझौते के तहत तेजस नेटवर्क्स 5G मैसिव MIMO रेडियो उपकरण बनाएगी और जो सप्लाई करेगी, और देखा जाए तो 5G नेटवर्क को तेज और मजबूत बनाने में मदद करेंगे। इस कदम से कंपनी को 5G क्षेत्र में मौजूदगी और ग्लोबल व्यापार को आगे बढ़ाने की उम्मीद बढ़ी है। NEC ने कहा कि ये साझेदारी सप्लाई चेन और मजबूत करने और लचीला बनाने के लिए किया गया है। तेजस नेटवर्क्स के अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे NEC के साथ काम कर 5G और 5G एडवांस सॉल्यूशन पर तेजी लाना चाहते हैं, ताकि ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा और शेयरों की मांग बढ़ी, जिससे स्टॉक प्राइस में उछाल आया। कुल मिलाकर कंपनी का 5G उपकरणों के लिए बड़ा डील मिलना और उसकी भविष्य की ग्रोथ संभावनाएं बाजार में पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा कर रही हैं।